फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे पिछली वीडियो में एमसी गैल्वेनोमीटर के ऊपर और कंस्ट्रक्शन में हमने स्टडी कर लिया था कि इसके अंदर एक सस्पेंशन फाइबर है आपका जो पासपोर्ट्स और ब्रॉन्ज एलॉय का बना होता है। क्या कारण है रीजन पे डाल के बताएगी पिछली वीडियो के अंदर। ये कनकेव टाइप मैग्नेटिक पोल्स थी। तो अब आ जाते हैं हम इसकी वर्किंग के ऊपर ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना खींचे। तो इसकी वर्किंग के ऊपर जब हम आते हैं तो एक मैं सिंपल सा डायग्राम बनाता हूँ, बिल्कुल ये सिंपल सा डायग्राम। वो तो मेन डायग्राम आपको समझाने के लिए था। ये कोई सस्पेंशन फाइबर है, ये कोई आपकी कोयल है PQRS, इसी में कोई सॉफ्ट आयरन को रख देते हैं। यहाँ पर एक स्केल होती है, ये स्केल है आपकी, और ये आपका पॉइंटर है जो कुछ ना कुछ तो एंगल तो बनाएगा किसी न कुछ एंगल इस कोयल के साथ। तो ये इसमें से करंट फ्लो करे, मैंने दिखा दिया कि इसमें से हम करंट फ्लो करवा रहे हैं, यानी इसको हमने आगे जाके कनेक्ट कर दिया गया है। तो इस सिंपल डायग्राम से समझते हैं कि जब भी इस कॉइल में से सस्पेंशन फाइबर में से जब आपका करंट फ्लो करेगा तो ये क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। और जो ही ये रोटेट करेगा तो फिर कॉइल भी रोटेट करेगी। तो एमसी गैल्वेनोमीटर की मेन चीज़, एमसी गैल्वेनोमीटर क्या काम आता है, तो कह सकते हैं जो प्रेजेंस ऑफ करंट, डिटेक्ट टू प्रेजेंस ऑफ करंट, जो करंट की प्रेजेंस मापने काम आता है या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकता है, उसको बोलते हैं एमसी गैल्वेनोमीटर या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ है इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस को पता लगाता है वहाँ पर। किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, अभी मैंने पढ़ा था कि जो ही इस कॉइल में से करंट फ्लो करेगा कॉइल आपकी रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, और जब कॉइल रोटेट करेगी तो क्या बनेगा, फिर टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। तो लिख सकते हैं कि वहन ए करंट कैरिंग कॉइल, वहन ए करंट कैरिंग कॉइल CCC लिख दिया मैंने, इज प्लेस्ड बिटवीन, कह सकते हैं नॉर्थ एंड साउथ, जो आपके पॉलिथीन के बीच में जब रखा जाता है तो इट एक्सपीरियंस टॉर्क, तो ये आपकी टॉर्क रखेगी। यानी वहन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड तो इट एक्सपीरियंस टॉर्क। जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो टॉर्क का निर्माण करेगी, तो वहां से टॉर्क आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। सेकंड हम आगे देखते हैं, कंस्ट्रक्शन हमने देख ली थी कि जो ही इस कॉइल में से करंट फ्लो करेगा तो कॉइल क्या होगी, अपने मेन पोर्शन से किसी न किसी एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कॉइल आपकी टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। और हमने पीछे के आपने पढ़ाया था बिहेवियर ऑफ रिएक्टिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड कि ये जो दो आर्म्स थी इन पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स थी, कैंसिल आउट हो गई थी। ये जो दो फोर्स लग रही थी आपके लेंथ वाइज के ऊपर, ये डिफरेंट पॉइंट लाइन के ऊपर काम करी थी, तो कैंसिल नहीं हो रही थी तो टॉर्क का निर्माण करी थी। और वो टॉर्क भी हम पढ़ के आए थे आपके NIA साइन थीटा, और थीटा आपने देखना है, अगर हमने बोला मैक्सिमम है, मैक्सिमम के लिए तो आपने सॉफ्ट आयरन कोर ले रखा है, उसी के लिए आपने कनकेव टाइप मैग्नेटिक पोल्स ले रखे हैं। तो थीटा भी अगर मैक्सिमम होगा तो साइन 91 के बराबर हो जाएगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू NIA के बराबर आ जाएगा आपका। तो NIA B साइन थीटा। तो इतना टॉर्क हम पीछे स्टडी करके आए हैं इसका। तो यहाँ पर जब भी करंट फ्लो करेगा इस कॉइल में से तो वहन करंट इज पास लिख देता हूँ वर्किंग में कि वहन करंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल, इस कॉइल में से जब आपका करंट पास करेगा तो द कॉइल इट डिफ्लेक्ट्स थ्रू अल्फा एंगल, हम कह सकते हैं कि अल्फा एंगल पे हो रही है। तो कितना टॉर्क बनेगा आपका, तो टॉर्क तुम निकाल के आए थे NIA B इंटू साइन थीटा, और अगर थीटा मैक्सिमम आपको चाहिए तो थीटा शुड बी 90 डिग्री, टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा आपका, तो टॉर्क इज इक्वल टू NIA B। क्लियर। ये साइन थीटा वगैरह वगैरह न्यूमेरिकली कोई वैल्यू पुट करनी तो आप इसमें पुट कर सकते हैं, इतने डिग्री के ऊपर इतने एंगल के ऊपर आपकी रोटेट हो रही है तो फिर उसकी वैल्यू पुट करी जा सकती है। नहीं तो मैं मैक्सिमम के लिए हमने थीटा 90 पुट कर दिया, तो NIA भी हम निकाल के आए थे। अच्छा, दूसरा, अब बार बार मैंने आपको समझाया था कि अगर सपोज करो कि इसका अगर कोई चीज़ बांध के आप यूँ घुमा रहे हो तो इस धागे के अंदर या रस्सी के अंदर जो भी आपकी चैन रोप फाइबर जो भी आपका, तो उसके अंदर बट पड़ेंगे आपके, ट्विस्ट पड़ेंगे आपके, और वो ट्विस्ट क्या करेंगे, इसकी मोशन का अपोज करते रहेंगे। जितने ज़्यादा ट्विस्ट पड़ेंगे उस धागे के अंदर, जितने ज़्यादा बट पड़ेंगे तो नॉर्मली बात है उतनी ज़्यादा मोशन आपके हार्ड होती जाएगी, आपको और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी आपकी। तो ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इसके अपोज कर रही है वो, और कितना ज़्यादा ट्विस्ट उसके अंदर पड़ सकते हैं वो उस सस्पेंशन फाइबर किस मेटेरियल का बना हुआ इस पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम उसके लिए पासपोर्ट्स और ब्रॉन्ज यूज करे थे ताकि जो रिस्टोरिंग टॉर्क है आपका पर यूनिट ट्विस्ट वो आपका बहुत ज़्यादा हो सके आपका। तो ये इसीलिए हम इसको यूज़ कर रहे थे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बट उसके अंदर पड़ सके आपके, ट्विस्ट हो सके। तो वहाँ पर जो फिर वो जो उसको जब आप अपनी फोर्स हटाते हो तो फिर वो वापस यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो वहाँ पर उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क या रिस्टोरिंग कपल, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और वो होता है रिस्टोरिंग टॉर्क।
कि भाई जितनी ज़्यादा बट पड़ेंगे खोलने के बाद उतनी ज़्यादा मोशन जो होगी उसके अपोजिट में वो कवर कर लेगा। तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क है आपका, उसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, मान लिया टॉर्क से ही कर लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये, मैं सीधा लिख देता हूँ C इंटू एल्फा। ये C क्या है, इस C को तो बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट। यहाँ पर ये तो टॉर्सनल कांस्टेंट के लिए हम यूज करते हैं, टॉर्सनल कपल पर यूनिट डिफ्लेक्शन, यानी टॉर्सनल कपल पर यूनिट डिफ्लेक्शन, पर यूनिट डिफ्लेक्शन। तो टॉर्क जो होगा यहाँ पर कहने की बात ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल्फा के, इसको डागे अपना कोई ना कोई कांस्टेंट क्वांटिटी में लगाइए, तो टॉर्क बराबर C इंटू में एल्फा, जिसको बोलते हैं टॉर्सनल कपल पर यूनिट डिफ्लेक्शन। पर यूनिट डिफ्लेक्शन में कितना कपल प्रोड्यूस हो रहा है। जब वो कॉइल आपके अपोजिट में रोटेट करेगी तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि एक उसके बाद वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे आपके आ जाएगी। जो आउटवर्ड मोशन का अपोज कर रही थी ना, तो अपोज करते करते जब वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, यानी ऑन इक्विलिब्रियम, जब वो इक्विलिब्रियम के ऊपर आएगी तो दोनों टॉर्कों को बराबर रख दो, यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टू रिस्टोरिंग टॉर्क। ये सस्पेंशन फाइबर के अंदर है, ये सस्पेंशन फाइबर के रोटेट होने से जो कॉइल में हो रहा है ये वो है। तो दोनों टॉर्क आप बराबर रखोगे तो NIAB इज इक्वल टू C इंटू में एल्फा। करंट की प्रेजेंस मापने के लिए हम इसको यूज करते हैं, करंट का सिंबल I है, तो आप I को एक साइड में रखो, बाकी साइड को एक साइड में ले आओ, तो I को हम एक साइड में लेंगे तो C एल्फा बाई NAB। तो ये आ गया आपका रिलेशन। ध्यान रहे यहाँ पर CNAB बाई जो भी है आपका ये सारा कांस्टेंट है, इसको आप K से भी दिखा सकते हो, यानी C बाई NAB इज इक्वल टू K, और इसको बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट, टॉर्सनल कांस्टेंट। क्लियर। और ये सारा का सारा आपके पास फिक्स पाया जाता है, ना तो आप ये जो टॉर्सनल कपल पर यूनिट डिफ्लेक्शन है ना तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ना नंबर ऑफ टर्न्स को बाद में चेंज किया जा सकता, और ये एरिया ऑफ कॉइल है ये भी बाद में चेंज नहीं किया जा सकता, जो आप कर रहे हो पहले ही कर सकते हो। और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, उसके लिए आपने कनकेव टाइप मैग्नेटिक पोल्स और सॉफ्ट एंड कोर हमने ले रखी है, तो इन चीज़ों को बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। तुम कह सकते हैं कि इसकी फिगर ऑफ मेरिट भी है, क्या है ये फिगर ऑफ है मेरिट, तो कोई पूछ ले कि व्हाट इज द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो इट इज द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस्ड ए डिफ्लेक्शन ऑफ वन डिवीजन। करंट रिक्वायर्ड, जो आपको करंट चाहिए किसके लिए, प्रोड्यूस्ड ए डिफ्लेक्शन ऑफ वन डिवीजन, एक डिवीजन डिफ्लेक्शन के लिए जो आपको चाहिए, तो मतलब एक यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए सारी वैल्यू एक कांस्टेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारा कांस्टेंट के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि जो I है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके बराबर, एल्फा के बराबर, एल्फा, या फिर इसको कांस्टेंट लगाया था आपने, तो ये सारा K के बराबर, तो I इज इक्वल टू K इंटू एल्फा, इसको भी आप बोल सकते हो। यानी जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा वो कॉइल आपकी एल्फा एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट आपकी होती रहेगी। तो ये था आपका कंसेप्ट ऑफ इसकी वर्किंग में। जो सिर्फ हमने दो टॉर्क जो है, एक कॉइल के रोटेट होने से हो रहा है, एक सस्पेंशन फाइबर में जो ट्विस्ट पड़ रही है उनसे हो रहा है, उन दोनों टॉर्कों को आप बराबर रख दो और करंट को एक साइड में आप ले आओ तो आपका रिजल्ट निकल जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन उठते हैं दूसरे कि इसकी जो सेंसिटिविटी है वो भी इसी का पार्ट है, वो आपने इसके साथ लिखना होता है कि सेंसिटिविटी क्या है। जो स्मॉल करंट को मेजर कर सकता है ना ये, और लार्ज डिफ्लेक्शन दिखाई, यानी इसकी जो सेंसिटिविटी, अगर मैं बात करूँ सेंसिटिविटी, अगर स्मॉल करंट में लार्ज डिफ्लेक्शन अगर ये रिप्रेजेंट कर दे, लार्ज डिफ्लेक्शन, तो फिर इसको सेंसिटिव माना जाता है। बहुत बढ़िया, यानी कम पैसे में ज़्यादा काम करना, आप लोकल समझ सकते हो। तो स्मॉल करंट के अंदर अगर लार्ज डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, तो हम कह सकते हैं सेंसिटिव है। तो सेंसिटिविटी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है करंट सेंसिटिविटी, अलग से कंसेप्ट नहीं है, इस लेक्चर का हिस्सा है जो आपने एग्जाम में साथ लिखने होते हैं। करंट सेंसिटिविटी, हाँ एग्जाम में कई बार सेंसिटिविटी अलग से आ जाती है 2 नंबर पे। तो करंट सेंसिटिविटी यानी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। और इस अल्फा बाई I की वैल्यू अगर आप इस रिलेशन में से निकालना चाहो तो निकल जाएगी आपकी NAB बाई C। एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, इसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, यानी V खुद R इंटू I के बराबर। ध्यान रहे अल्फा बाई I तो आपने ऊपर निकाले रखे हैं NAB बाई C, R और एक्स्ट्रा है तो NAB बाई R इंटू C। तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, यानी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट है तो करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज किया था कि जैसे हमने देखा था कि जितनी ज़्यादा टर्न्स होंगी आपकी और जितना पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका कम होगा, यानी लेंथ को इंक्रीज करके और ग्रेडियंट को डिक्रीज करके हम पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ा रहे थे। तो इसी तरह से यहाँ पर इसकी सेंसिटिविटी, MC गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को भी बढ़ाया जा सकता है। तो करंट सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ एरिया, क्योंकि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स
एरिया ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन तीनों को इंक्रीज करके एंड डिक्रीजिंग सी, और सी को डिक्रीज करके, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये डिक्रीज कैसे होगा, तो बताया था इसके लिए एलॉय यूज करो आप पासपोर्स और ब्रॉन्ज की। क्यों यूज करते हैं, कम से कम 5-6 पॉइंट उसके ऊपर बताए गए थे, क्या करेक्टर पाए जाते हैं पासपोर्स और ब्रॉन्ज एलॉय के। तो इसको डिक्रीज करके और नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने के लिए हम इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर एक ध्यान रखना हमने कि नंबर ऑफ टर्न्स तो ठीक है, एरिया ऑफ कॉइल जो है उसको एक लिमिट तक बढ़ाया जा सकता है, आप ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इस ये एरिया ऑफ कॉइल का मतलब क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। एरिया तो ये होता है सरफेस एरिया जिसको आप बोल रहे हो, ये कोई आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो है कौन नहीं, तो ये सिर्फ आपका कौन सा एरिया है, सरफेस एरिया। अगर आप ज़्यादा इस एरिया को बढ़ाओगे तो फिर लेंथ भी बढ़ती जाएगी, और लेंथ रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेंथ ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट आपका घटता जाएगा, करंट डिक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के, तो फिर करंट को मापेगा कहाँ से, अगर करंट रहा है नहीं तो उसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ, इनको इंक्रीज तो किया जा सकता है लेकिन एक लिमिट तक, दायरे तक। मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कैसे करोगे, उसके लिए आप कनकेव टाइप मैग्नेटिक पोल्स ले लो, या फिर हॉर्स शू मैग्नेटिक भी यूज कर लेते हैं, और या फिर आपने फिर सॉफ्ट आयन कोर ले रखा है, और सी पासपोर्ट्स ब्रॉन्ज जो आपके एलॉय है आपके, उसको हम यूज करके इसके जो कांस्टेंट आप इसको डिक्रीज कर सकते हो। तो ये थे इसके ऊपर क्वेश्चन। अब एमसी गैल्वेनोमीटर के एडवांटेज क्या है, क्यों हम इसको ज़्यादातर यूज करते हैं, एडवांटेज ऑफ एमसी गैल्वेनोमीटर। तो एक तो कहने की बात ये है, एक तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, यानी हम कह सकते हैं एक्सट्रीमली सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, या इसको सेंसिटिव किया जा सकता है। दूसरा लीनियर स्केल प्रोवाइड करवाता है आपका, लीनियर स्केल यानी जितना ज़्यादा करंट उसमें से फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा कॉइल आपकी डिफ्लेक्ट होती जाएगी। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो बी है आपका वो वेरी स्ट्रॉन्ग है, ताकि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है डोंट अप्रिशिएबली अदर दैट डिफ्लेक्शन, या फिर हम कह सकते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम इसलिए यूज करते हैं ताकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसको अफेक्ट ना कर सके, तो इसलिए। लेकिन एक आम एक नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर ये रिलायबल नहीं है। तो इट इज दैट सस्पेंशन इज रेदर डेलिकेट एंड लायबल टू ब्रेक इजिली। तो ये थोड़ा है, मतलब एक नॉर्मल लाइफ में आपका एक नॉर्मल आप घरों में ऐसा करना चाहते हो तो वहाँ पर ये रिलायबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये इसका डिसएडवांटेज है। बाकी एडवांटेज के बारे में तो हम पढ़ के आई हैं, और इनके एडवांटेज को बढ़ाया घटाया कैसे जा सकता है वो भी हमने स्टडी किया है। तो ये था आपका एमसी गैल्वेनोमीटर, उसकी वर्किंग में तो ध्यान, काम क्या आता है, प्रेजेंस ऑफ करंट मापने का काम। प्रिंसिपल क्या है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा, कितना टॉर्क कर रहा है वो NIAB हम निकाल के आ रहे हैं। दूसरा, इस टॉर्क में सस्पेंशन फाइबर में जो ट्विस्ट पड़ रहे हैं उससे कितना टॉर्क निकल रहा है, यानी रिस्टोरिंग टॉर्क जिसको बोलते हैं C/α। दोनों टॉर्कों को बराबर रख दिया, करंट का एक हेड में ले आया, इसमें से सारा कांस्टेंट है, ये तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। अभी सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट है तो करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज है तो वोल्टेज है सेंसिटिविटी। तो ये था अभी आपका एमसी गैल्वेनोमीटर का टॉपिक।